ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखिए, वक्त बदलने वाला है। कोरोना के संक्रमण काल में संकल्प और धैर्य की जरूरत पड़ गई है। विश्वास रखिए, ये मुश्किल समय कट जाएगा और उम्मीदों का सूरज बहुत जल्द निकलेगा। लेकिन इन सब के लिए जरूरत है कोविड नियमों का पालन करने की। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, साबुन पानी से अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, साथ ही साथ सुरक्षित दूरी भी बनाए रखिए। कोविड-19 के प्रति आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर रंजन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अंधकार अब खत्म होने वाला है, रोशनी की किरण नजर आ रही है। और इसी मौके पर मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जी सर। ये दीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। बिल्कुल, मंजिल करीब है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार लोगों को यही बता रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन करिए, वैक्सीन लगवाइए, कोरोना पर जीत संभव है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर पीयूष, कोविड टीकाकरण की बात हो रही है, लेकिन इस बीच सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल है कि क्या तीसरी लहर आएगी, क्या डेल्टा के नए वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी है या नहीं। तो आपसे ये समझेंगे कि ये तीसरी लहर वेरिएंट क्या चीज है और क्या ये कब तक बनी रहेगी। जी, मैं एक एक करके इन गूढ़ बातों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। वेरिएंट का ये मतलब होता है कि जब कभी कोई वायरस जो है जैसे मल्टीप्लाई करता है, तो हर एक बार जब वो मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है जी। जिसके के बाद वो वेरिएंट्स होता है। जैसे हम लोग भी मनुष्य, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग कहते हैं कि सालों पूर्व जो बिल्कुल ये हजारों वर्ष पूर्व जो है हम लोग जो है वो जो एक दूसरे प्रजाति के थे, जैसे हम लोग कहते हैं कि चिंपैंजी, उससे धीरे धीरे इवॉल्व हुए। जी। तो इवोल्यूशन जो है वो एक प्राकृतिक नियम है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने में आप कितना वक्त लगाते हैं। जी। जैसे कि एक मनुष्य जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऑफ स्प्रिंग के आने में 30 वर्ष का समय लगता है, लेकिन यही समय जो है वो वायरस के केस में 30 वर्ष के बदले जो है वो चेंज जो है आप मान सकते हैं कि 10 से 12 दिन में उसकी प्रोजेनी जो है रेप्लिकेट कर जाती है। जी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये परिवर्तन एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में वेरिएशन आते रहता है। ठीक है जी। ये नियम है। और जब ये वेरिएशन होकर के परिवर्तन इतना ज्यादा बदल जाता है कि उसका चाल चरित्र चेहरा तीनों बदल जाता है। जैसे कहते हैं कि हम लोग जो है बनमानुष के से जो है उनसे हमारा डिसेंट हुआ है। तो जो अगर आप देखें जो नियंथरडल मनुष्य जो था वहां से और आज के जो हम लोग होमोसेपियंस है उसमें कितना ज्यादा परिवर्तन, कितना ज्यादा वेरिएशन आ गया। ठीक है, यही वेरिएंट होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें हर एक स्पीसीज की अपनी प्रोपेंसिटी होती है। प्रोपेंसिटी मतलब वेरिएशन के लाने की अपनी एक क्षमता होती है। जैसे कुछ वायरस में हम लोग जैसे जानते हैं इन्फ्लुएंजा में कि वो जब एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी पे जाते हैं तो उनमें एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता है। यानी कि वो
ओवर द पीरियड ऑफ 1 साल 2 साल में वो इतना ज्यादा बदल जाते हैं कि वो पुराने वाले जो इन्फ्लुएंजा वायरस थे उससे बिल्कुल भी उनका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। अब किन प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं? उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो इंटरेस्ट होता है कि जैसे कोविड के वायरस में एक बार कोविड हो गया तो अमूमन इस वायरल इलनेस से वो व्यक्ति दूसरी बार फिर से अफेक्टेड नहीं होगा जी। ठीक है। प्लस एक कोविड वायरस का अपना एक सिम्टम का होता है कि वो सिम्टम जो है जैसे बुखार कुछ दिनों तक रहेगा, फिर सांस की तकलीफ आएगी इतने प्रतिशत लोगों, जिसको कि हम लोग वायरुलेंस कहते हैं जी। अगर वायरुलेंस और उसके बाद जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी इसमें परिवर्तन आने लग जाए और ये परिवर्तन इतना ज्यादा आ जाए कि वो वेरिएशन जो कि पुराना जो वायरस है उससे और कुछ महीने या वर्ष के बाद अगर हम वायरस को देखें तो वो इतना ज्यादा हो जाए कि उसका बिल्कुल नहीं वो चरित्र और चाल बिल्कुल बदल जाए, यानी कि वायरुलेंस भी बिल्कुल चेंज कर जाए और जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल भी काम ना हो। यानी एक व्यक्ति जिसे कि पहले इन्फेक्शन हो रखा था और फिर से वो इन्फेक्शन हो जाए और उतने ही वायरुलेंस यानी उतने ही ज्यादा ड्रेडफुल वे में यानी उतने ही ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखे, तो वो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट वेरिएशन कहेंगे जी। अभी के समय में जो आम लोग हैं उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि जितने भी वेरिएंट्स आए हैं जैसे कि अल्फा बीटा और फिर उसका डेल्टा वेरिएंट आया है, तो इसमें जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है यानी कि किसी भी अगर आप चाहे वो आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो या आपको वैक्सीन के द्वारा आपको इम्यूनिटी डेवलप की हुई हो, आपको उसमें प्रोटेक्टिव यानी कि उससे बचाव की जो प्रतिरोधक क्षमता है जो इम्यूनिटी है वो अभी भी कारगर है। बिल्कुल ठीक है। ये हुआ वेरिएशन की, ये वेरिएंट्स की बात। दूसरी बात हुई जो कि हम लोग बहुत ज्यादा ग्लैमराइज वे में कहते हैं पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, पांचवी लहर जी। तो इसमें एपिडेमियोलॉजी का एक सिद्धांत है कि जब कभी भी कोई नई बीमारी आती है या ऐसी बीमारी आती है जो कि उस नेव पॉपुलेशन को यानी एक ऐसे पॉपुलेशन में जिसके लिए कि वो पूरी प्रजाति जो है बिल्कुल नेव है, जिसको पहले इन्फेक्शन नहीं हो रखा है, तो जब तक कि उस टोटल जो पॉपुलेशन है उसके 80% लोग जो हैं 80% संख्या इन्फेक्टेड ना हो जाए तब तक वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में वो बड़ी मात्रा में और विभस्त रूप में जो है वो सामने आते रहेगा जी। अब कोविड वायरस जो था वो बिल्कुल नया वायरस जिसको कि हम लोग कहते हैं पहले वो चमगादड़ में था, फिर वो जंपिंग वायरस के थ्रू होकर के ह्यूमन बीइंग में आया और आने के बाद ये कोविड निमोनिया हुआ और इसके बाद तो हमारी ह्यूमन प्रजाति में इस पर्टिकुलर वायरस या इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो जब तक पूरे विश्व के 80% लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे या फिर उनमें वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक वो इस वायरस के द्वारा संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। ठीक है। तो इसमें बचाव का क्या ये तरीका है कि अगर हम इसके ट्रांसमिशन के यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संक्रमण की चेन को बिल्कुल तोड़ दें जी, तो फिर ये संक्रमण की क्षमता जो है जो के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस की जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कि एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद जितने समय तक वो सिम्टम के आने में लगता है और उसके बाद जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है तो ये बिल्कुल हो करके खत्म नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जबकि हम लोग इसको नियंत्रण करके रह सके और उसके लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हमें रिलीजियसली और रिगरसली पालन करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। कोविड नियमों का पालन बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ कोविड टीका लगवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर पीयूष, आपने भी ये अनुभव किया होगा और देश में अब भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके मन में कोविड टीके को लेकर हिचक बनी हुई है। कई तर्क हैं उनके पास टीका नहीं लगवाने का। ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा है। मैं आपके माध्यम से जो तमाम सुनने वाले को भी कहूंगा और जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय है और जो समझ सकते हैं कि किसी भी नए चीज को लेकर के हेजिटेंसी जो है वो बिल्कुल लाजिमी है। ठीक है। एक टीका के बनने में दशकों का समय लगता है और ये टीका जो हमारे पूरे वैज्ञानिक ये
कम्युनिटी ने इतने कम समय में बनाया, ये अपने आप में बड़ी प्रशंसा की बात है। जी। ठीक है, तो थोड़ा हेजिटेंसी होना लाजिमी है। अब ये हेजिटेंसी मैं बता दूं कि ये विश्व में तमाम विकसित देशों में, अभी अमेरिका में भी जो नए जो केसेस आ रहे हैं उसमें जो कहते हैं कि जो सीडीसी ने भी अभी एक अलर्ट जारी किया है कि अब जो वहां पर पेंडेमिक देखा जा रहा है वो उन लोगों में देखा जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन को डिनाई किया था। जी। ठीक है, अब ये हेजिटेंसी क्यों हो रहा है? इससे ये हेजिटेंसी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सोशल मीडिया, हमारा देश जो है वो एक भावुक देश है। जी। हम लोग भावनाओं में बहते हैं। तो जो हम लोग जो कोशिश करते हैं सही जानकारी देने की, फिर भी लोगों के मन में जो अपनी भ्रांतियां हैं, जो मिथ है, और वो अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा कभी कभी वो बढ़ करके अपने वो कुत्सित रूप में सामने आता है कि जबकि वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के जो हमारे एम्स के अध्ययन है जी। उसमें भी ये पाया गया है कि 20 से 30% लोगों में बहुत ही गंभीर तरह का ये हेजिटेंसी था। जी। इतना ज्यादा कि एक बार जो वायल के लेने के बाद 7, 8 या 10 लोगों को का होना जरूरी है जो उसकी खुराक, नहीं तो वैक्सीन बर्बाद हो जाएगा। जी। तो कई बार लोग जब इतने लोगों को जमा करके छोटे गांव और इन लोगों में, शहरों में तो फिर भी लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन गांव में जब भी ये हुआ था तो 2-3 महीने पहले की बात है, लोग भाग गए, कई लोग नदी में कूद गए। जी। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य वजह रही वो ये कि कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया पर, विशेष तौर पर व्हाट्सएप पर, जो एक गलत, जो जिसे हम लोग फेक मैसेजेस कहते हैं, वो ये आया कि कोई एक नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक है, उसने ऐसा कहा कि 2 साल के बाद मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ही ये गलत बात है। इसमें वैसे ही किसी जो ये कह सकते हैं आपराधिक प्रवृत्ति वाले कुछ लोगों के दिमाग की ये गलत उपज थी, जिसकी वजह से हजारों लोग, लाखों लोग जो हैं वो गलत जानकारी के शिकार हो गए। वो तो हम सबों को बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, हमारे आकाशवाणी का और दूरदर्शन का, जो कि हम लोग सतत प्रयास करते रहते लोगों में सही जानकारी देते रहने का। जी। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल याद रखने वाली बात कहूंगा कि ये वैक्सीन पूर्ण तौर पर सुरक्षित है, नंबर 1, और ये वैक्सीन अप्रत्याशित तौर पर प्रभावी है। मतलब अब तक कोई भी वैक्सीन जिसकी मैक्सिमम प्रोटेक्टिव एफिकेसी 80-90% ऐसे करके देखते हैं, जी। तो ये वैक्सीन बहुत क्लोज है उस प्रोटेक्टिव एफिकेसी के। यानी ये वैक्सीन पूर्ण तौर पर सुरक्षित है और पूर्ण तौर पर प्रभावकारी है। यानी अगर आपको जब कभी भी मौका मिले तो वैक्सीन लेने से चूकिए मत, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि वैक्सीन लेने के बाद सुरक्षा के सभी जो नियम है उनका पालन करने में किसी तरह से परहेज ना करें। आपके अंदर वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह की शिथिलता नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोविड नियमों का पालन करते रहिए। कोविड टीकाकरण लगवाने के लिए कई टीकाकरण केंद्र हैं। अपने घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र में जाइए, वहां ऑन साइट पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध है, या फिर आप कोविन ऐप के माध्यम से भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी। कार्यक्रम में राजधानी दिल्ली से पहले कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश कुमार जी। रमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि भी वो मिसेज ने अभी 2nd डोज लगवाई है जी, कोविशील्ड की, और उसके घुटनों में दर्द होता है, और एक उसको हमने जब हमें कोविड हो गया था तो हमने कुछ स्टेरॉइड की मेडिसिन ली थी जो राउंड अबाउट 1 हफ्ता ली थी, 1 हफ्ते के करीब जी। तो उसका इफेक्ट है, या ये कोविशील्ड में अभी लगवाने के बाद 2nd डोज लगवाई है अभी। जी जी, डॉक्टर पीयूष जी, कोविशील्ड लगाने के 2nd डोज के बाद कुछ लोगों को थोड़े समय तक शरीर में दर्द रह सकता है, कुछ लोगों को घुटने या कूल्हे में भी दर्द रहने की ये समस्या देखी गई है। लेकिन ये दर्द जो है मामूली दर्द निवारक गोलियां जैसे कि पैरासीटामोल लेने के बाद जो है 2-3 दिनों के अंदर में ठीक हो जाता है। तो जिन लोगों को वैक्सीन और उससे रिलेटेड जो दुष्प्रभाव, जो एडवर्स इफेक्ट अगर नजर आते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द होना, हल्का बुखार होना, या फिर कई बार कुछ समय तक जोड़ों में दर्द होना, वो डॉक्टर की सलाह के बाद दर्द निवारक गोलियां जैसे कि पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर ये दर्द परसिस्ट करता है तो वो डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं। वैक्सीन से संबंधित जो भी दर्द और दुष्प्रभाव होता है वो थोड़े समय के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर वो परसिस्ट करता है
4-5 दिन या उसके बाद ज्यादा, तो वो जरूर डॉक्टर को दिखा करके अपना विस्तृत ब्यौरावर जांच करवा ले। बिल्कुल। नोएडा से रमेश जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी। रेडियो जी की आवाज बताएं। कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, रेडियो बंद है। मेरा सवाल ये है जी, जी अब मैंने 9 जून को पहली वैक्सीन लगवाई जी डोज, जी और अब कब लगवावे, और हमें कोई प्रमाण पत्र ना दिया उनने, न कोई कागज दिया, न लिख के दिया, न कोई कार्ड दिया। अब वे अगर दूसरी डोज लगाने वाले कह लगे जी पहले प्रमाण पत्र दो या कार्ड दो, तो हम क्या दिखाएंगे? जी डॉक्टर पीयूष। जी देखिए, यूजुअली हर एक वैक्सीन के बाद उनको पंजीकरण आता है। उनके अपने मोबाइल फोन में जो है वो ये आता है, क्या कहते हैं, मैसेज आता है, और जिस जगह पे वो पंजीकृत हुए थे वहां पर उनको एक नंबर दी जाती है। जी प्रमाण पत्र दोनों वैक्सीन लेने के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो वो जाके जो स्थानीय अधिकारी थे वहां पर के रिकॉर्ड में जांच करवाएं, वो सभी कंप्यूटर में फीड रहता है। अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर जो रहता है, जो कुछ भी उन्होंने अपने पहचान पत्र के लिए दी थी, वो थोड़ा सा वहां पर जाकर के बातचीत करें। आई एम श्योर वो किसी न किसी तरह से हल जरूर निकल जाएगा। पहली बात, वैक्सीन के बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन होता है वो दोनों डोज मिलने के बाद दी जाती है, इसलिए बीच में नहीं दी जाएगी। हालांकि एक कागज जरूर दिया जाता है, जी अगर किसी तरह से मिस हो गया होगा तो वो वहां पर जाके जहां उन्होंने वैक्सीन ली थी वहां से वो पता कर सकते हैं। अब रही बात कि दूसरी वैक्सीन कब लेनी है। जी कोविशील्ड, 2 तरह के वैक्सीन अभी इंडिया में मुख्य तौर पे लग रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जी तो अगर कोविशील्ड जो कि ज्यादा लोगों को लग रहा है, अगर वो लगने के बाद है तो वो 3 महीने के बाद, यानी 9 जून के बाद, तो 9 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 सितंबर के आसपास लगा सकते हैं। अगर कोवैक्सीन लगने का था तो 9 जून के बाद, 9 जुलाई के बाद उनका ड्यू डेट होगा, और 2 और हफ्ते अगर वो जोड़ लें तो 24 जुलाई के आसपास वो लगा सकते हैं। तो वो जाकर, अगर वो कोवैक्सीन का उन्होंने डोज लगाया था तो वो जाकर के वो बात करें, वहां पर वो जरूर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में ये होगा, वो अपनी बात बताएं कि इस समय उन्होंने लगाया था, तो जरूर उनकी मदद, जो कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी होंगे उनकी जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक। फरीदाबाद से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाशवाणी। नमस्ते। नमस्कार। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड एंड डॉक्टर इज ग्रेट टीचर आल्सो, जी एंड आकाशवाणी इज आल्सो ए ग्रेट टीचर। डॉक्टर साहब, जो वेरिएंट्स के बारे में आपने चर्चा की ना शुरू में, जी जो सब कुछ बताया, दैट वाज ग्रेट। आई एम थैंक यू फॉर द आकाशवाणी एंड ग्रेटफुल टू डॉक्टर्स। प्लीज कैरी ऑन, और हम कोरोना जीतेंगे, कोरोना को जीतेंगे हम, डॉक्टर्स के एफर्ट से और कोरोना वॉरियर्स के एफर्ट से, हमारी आकाशवाणी के एफर्ट से और हमारी सरकारों के एफर्ट से हम जरूर जीतेंगे कोरोना को। थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रेम जी। और प्रेम जी जैसे जागरूक श्रोता इस बात का प्रमाण है कि जो भी सरकार उन तक सूचनाएं पहुंचा रही हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं, उसे अपने जीवन में अपना रहे हैं। देखिए, सरकार आपके घर आपको मास्क पहनाने नहीं आ सकती, सरकार आप तक सूचनाएं पहुंचा रही है अलग अलग माध्यमों से, उसमें आकाशवाणी भी एक है। आपको अपने जीवन को बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कोविड नियमों का पालन करना ही होगा। जब आप कोविड नियमों का पालन करेंगे, आपका परिवार पालन करेगा, पूरा समाज पालन करने लगेगा, तब इस कोरोना से मुक्ति बहुत जल्द मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने श्रीवास्तव जी। यह लड़ाई हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा ही जीत सकते हैं। जी अकेले अगर हम प्रयास करेंगे और 2-4 लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे तो उनकी गलती की वजह से न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचेगा, बल्कि अल्टीमेटली पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी और पूरे देश को यह नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए आपको, जैसा कि बार बार आकाशवाणी से कहा जा रहा है कि वैक्सीन जब कभी भी मौका मिले लें, लेकिन यह बात का ध्यान रखें कि ये वैक्सीन एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच है। जी आपको जो बाकी जो सुरक्षा के सारे नियम हैं उनका आपको पालन करते रहना है, और जरूर हम लोग इस बीमारी को नियंत्रण में रखेंगे। और वैक्सीन, पूरी जनसंख्या को वैक्सीन और इम्यूनाइज्ड होने में थोड़ा समय लग सकता है,
और जब तक ये होगा तब तक में हम लोग इसे नियंत्रण में रख पाएंगे। दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्ते। साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब आपने एक अभी बात बताई थी, उसकी मैं सवाल कर सकता हूँ। जैसे आपने बताया वनमानुष इतने साल बाद हम इंसान बने हैं, पर अभी भी जो वनमानुष हैं वो क्यों नहीं बन पाए? वनमानुष अभी हम देख पाते हैं, ये इसका जगह था, इसको थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे आप अल्फा बीटा गामा और ये अभी नए नए डेल्टा प्लस के किस नाम से जाते हैं, ये वैज्ञानिक लोग किस पर्पज पे इनके इस तरह से नाम रखते हैं? और एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम की आगे कोई इंक्वायरी होती है या निगाह रखी जाती है सरकार की तरफ से? जैसे बेघर लोगों के लिए मैंने एक सवाल करा था, उनके लिए भी टीका लगाने का कोई कार्यक्रम रखा गया है कि नहीं रखा गया? क्योंकि उनके पास तो आधार कार्ड है नहीं, वो तो बेघर हैं, गरीब हैं, जैसे धार्मिक स्थानों पर रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है सरकार की तरफ से? धन्यवाद जी। डॉक्टर पीयूष, इनका सवाल है कि अल्फा बीटा डेल्टा ये नाम कैसे रखे जाते हैं? जी देखिए, हर एक का नामांकन जो होता है ना, इसकी एक WHO में जो इसका टैक्सोनॉमी हम लोग कहते हैं, उसके नामांकन की अपनी व्यवस्था रहती है। ठीक है, पहले जो है जब कभी भी ये जैसे कोई भी पर्टिकुलर जो वेरिएंट जो है जो किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत ज्यादा सबसे पहले डिटेक्ट होता था और वहां पर कहर बढ़ पाता था, तो उस जगह के नाम पर रखते थे। जैसे हम लोग लंदन वेरिएंट कहते थे, हम लोग साउथ अफ्रीका वेरिएंट कहते थे, जिसको कि हम लोग न्यू दिल्ली वेरिएंट कहते थे। तो अनफॉर्चुनेटली पहली बार डिटेक्शन की वजह से जो है अब वो डिस्क्रिमिनेटेड हो जाता था। जैसे कि ब्रिटेन वेरिएंट ये था, तो बार बार अगर उससे ज्यादा मौत हो गई तो लोगों के मन में ब्रिटेन के प्रति या फिर वो साउथ अफ्रीका के प्रति जो है एक नकारात्मक छवि आ जाती थी। तो इसी बात को दूर करने के लिए इसको अल्फा बीटा डेल्टा इस तरह से उसका नाम दिया गया। डेल्टा 1.1 ये और फिर 8, 7 या ऐसे करके जो उसका जेनोमिक स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पे नाम दिया गया जी। ठीक है, यही इसका ये दिया गया। इनका दूसरा सवाल था कि ऐसे लोग जिनके पास की प्रॉपर जो पहचान पत्र नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है जी। तो समय समय पर जो है वो सरकारी माध्यम के द्वारा, जो ब्रॉडकास्टर के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं इसके संबंध में सूचनाएं देते रहते हैं। मेरा इनसे आग्रह है कि वो उन सूचनाओं को फॉलो करें, उनको वो देखें। जरूर सरकार का ध्यान सभी तरह में से है, जैसे हम लोग क्रमवार ढंग से लगा रहे हैं जी। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर थी उनको दिया गया और फिर जो सीनियर सिटीजन है उनको दिया गया, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी पाई गई थी। फिर धीरे धीरे करते करते जो यंगस्टर्स में दिया गया। अभी टीका जो है वो सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन जैसे जैसे ये उपलब्ध होगा सभी लोगों को टीका दिया जाएगा। सरकार इस संबंध में विस्तृत ये प्लान बना रही है। आप उसका इंतजार करें और उसको जो अलग अलग सूचना के माध्यम है उसमें आप देखते रहें। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, दोनों डोज लेने के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कोरोना से बचाव के लिए? जी डॉक्टर पीयूष जी, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम में बिल्कुल शुरू से कह रहे हैं और मैं अपने सभी कार्यक्रमों में बार बार ये कहता हूँ कि दोनों डोज लेने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ इस बात को याद रखना है कि आपने दोनों डोज ले ली है, लेकिन इस बात को लेकर के आपको अपने अंदर में किसी भी तरह की शिथिलता को नहीं आने देनी है। ये वैक्सीन जो कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है, जिसको कि बार बार बताया जाता है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी जो है वो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और छींकते खांसते समय जो है अपने नाक और चेहरे को ढक लेना है और बार बार जो है अपने हाथ को धोते रहना है। जो कोई भी एप्रोप्रिएट जो एंटीसेप्टिक साबुन से या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से आपको धोते रहना है। और जो लोग वल्नरेबल ग्रुप में हैं उनको ये कोशिश करनी है कि जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहें, बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर के बाहर निकलें। जहां कहीं भी हो वहां पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो मास्क को पहने और बेवजह भीड़ और इस तरह की चीज को न लगाएं।
न सिर्फ मास्क पहनना जरूरी है बल्कि अप्रोप्रिएटली मास्क को पहनना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं चिरबिरी क्रॉसिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी जी। सर प्रश्न ये है सर, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाए या फिर उसे वैक्सीन लगा हो, शरीर के अंदर बनी एंटीबॉडी कितने महीने के बाद कम होने लगती है? ये बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर पीयूष, और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है। जी, अभी तक जो कुछ भी हमारे जैसे अभी भी ये जो वैक्सीन लगना तो 1 जनवरी महीने से लगभग ये शुरू हुआ है जी। और अभी जो है हमें इससे संबंधित में जो कोई भी आंकड़े हैं 4, 5, 6, 7 महीने के कई आंकड़े हैं, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार चाहे वो इन्फेक्शन हो या फिर उसके बाद वैक्सीनेशन हो, उसमें 9 से 12 महीने तक में इसकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल रह सकता है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा या उसके बाद कब इसकी एंटीबॉडी कम होगी और उसके बाद फिर से हमें बूस्टर डोज लगाने की जरूरत होगी। लेकिन जो एक ब्रॉड जो अनुमान है जिसमें कि तमाम जो वैज्ञानिक समुदाय है वो एक मत है कि लगभग 9 से 12 महीने तक जो इसमें जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी रहेगा वो प्रोटेक्टिव लेवल तक रह सकता है। हरियाणा के झज्जर से श्री ओम देशवाल जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी देशपाल। श्री ओम देशवाल, दुलेड़ा गांव, झज्जर, हरियाणा से बोल रहे हैं जी। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था जी कि अगर किसी को मतलब कोरोना हो गया और उसने जांच नहीं करवाई जी और उसने अपनी वैक्सीन लगवा ली तो उसको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके? जी डॉक्टर पीयूष। ये मैं बहुत संक्षेप में, जो ये कार्यक्रम का समय खत्म हुआ जा रहा है जी, मैं बहुत संक्षेप में ये बताऊंगा कि बीमारी और वैक्सीनेशन के बीच के संबंध को। जी। अगर कोई भी व्यक्ति में जिसमें कि जिसको कि डिजीज हो रखा है उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो इसमें उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है जी। तो आप ये पूछेंगे कि एक वैक्सीन लगाने के बाद बीच में अगर कोविड हो गया तो सरकार क्यों 3 महीने का गैप कहती है? जी। देखिए, जब कभी भी अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन हो, एक्टिव इन्फेक्शन यानी कोविड उसी समय हो रखा हो और उसके 14 दिन के बाद तक में जब तक कि आप फुल्ली रिकवर ना कर जाएं, सिर्फ उसी दौरान वैक्सीन लगाने से नहीं लगाना चाहिए, यानी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उसके बाद लगा सकते हैं। लेकिन सरकार ने वैक्सीन में गैप इसलिए ज्यादा बताया है क्योंकि अभी के आकलन के अनुसार जो कोई भी वैज्ञानिक जानकारी है उसमें वैक्सीन लगाने के बाद या इन्फेक्शन होने के बाद जो है कम से कम 3-4 महीने तक वो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी रहता है वो जरूर रहता है जी। तो और वैक्सीन लगाने के लगभग 9 से 12 महीने तक होगा। तो जो प्रोटेक्टिव जो समय है जिसमें कि आप वैक्सीन लगाने के कारण ये डिजीज होने के कारण जो आप में नेचुरली रूप से आप बचाव हो सकता है, तो अगर आप 3 महीने तक डिले कर देंगे तो कुछ 3 महीने तक तो आप इन्फेक्शन से बच रहे हैं और उसके बाद के 9 महीने यानी और आपकी प्रोटेक्शन की अवधि बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। सिर्फ इसी वजह से जो है इसको जो है थोड़ा डिले करने के लिए कहा गया है। सिर्फ उस समय जिसमें कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन हो, यानी कि कोविड की वजह से बुखार हो और जो एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हो, सिर्फ उसी समय आपको वैक्सीन नहीं लगाना है, बाकी समय आप वैक्सीन लगा सकते हैं। लगाने से किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन वर्तमान में सरकारी नियम के अनुसार और जो सलाह दी गई है जिसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे इस पर और विस्तार से चर्चा की जा सके। जी। आकाशवाणी के खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर पीयूष बता रहे हैं कि कोविड टीका जरूर लगाएं, लेकिन टीके के साथ साथ आप कोविड नियमों का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।